नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र भाटी और स्वागत है आपका आपके ही गुरुकुल में। जी हां, ये आपका गुरुकुल है जहां आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। यहां आपको कहीं जाकर कोई क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ती और ना ही आपको इंटरनेट ऑन करके कुछ भी सर्च करना पड़ता है। यहां पर घर बैठे बस आपको अपना टीवी ऑन करना होता है और सर्वधर्म संगम चैनल लगाना होता है और बस यहीं से शुरू हो जाती है आपकी पढ़ाई, वो भी बिल्कुल सरल, साधारण और सटीक तरीके से। यहां पर हम आपको उन विषयों के बारे में बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं जिनके बारे में आमतौर पर आपके आसपास चर्चा तो होती है, खूब बात विवाद और बहस भी होती है, लेकिन उसके सारे मुद्दे के उस विषय में आपके पास क्या है, आपके जैसे उन तमाम लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं होती है और यही वजह है कि चर्चा जो है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता, बात बहस पर जाकर अटक जाती है। लेकिन यहां पर हम आपको हर एक एपिसोड में एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देते हैं जो आपके आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर होती रहती है। और इसीलिए आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है आरक्षण। गुरुकुल में आज का विषय आरक्षण का आधार। आरक्षण, जैसा कि आप सबको पता है कि एक ऐसा कोटा जिसके अंतर्गत एक विशेष वर्ग या समुदाय के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। उसका अपना एक नियम है जो संविधान में दिया गया है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि आरक्षण शब्द का आखिर इजाद कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, पहले क्या कानून था, संविधान में क्या कहा गया है, तब से लेकर अब तक इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कितनी कैटेगरी में इसको बांटा गया है, किन समुदायों को किन कैटेगरी में रखा गया है, आरक्षण के फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। आज हम इन सभी पहलुओं पर आपको जानकारी देंगे और चर्चा भी करेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे गुरुकुल के गुरु हैं विश्लेषक शांत प्रकाश जाटव। शांत प्रकाश जाटव पिछले लंबे समय से आरक्षण पर काम कर रहे हैं और इसके सभी पहलुओं को बारीकी से देख भी रहे हैं। गुरुकुल में आज के गुरु हैं शांत प्रकाश जाटव, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूवमेंट अगेंस्ट रिजर्वेशन। शांत प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अगर मैं सीधे शब्दों में आपसे जानना चाहूं कि आखिरकार आरक्षण क्या है, इस शब्द का इजाद कब से हुआ, शुरुआत कब से हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण, लेकिन ये शब्द आया कहां से, इस बात को शायद आम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि यही हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आरक्षण शब्द की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को सर्वधर्म को बधाई देना चाहूँगा, गुरुकुल इस कार्यक्रम को, कि इसमें आपने इतना खूबसूरत विषय, क्योंकि आरक्षण जो विषय है वो देश के अंदर एक समाज को बांटने का, वर्गीकरण करने का एक टूल है और बेसिकली इसको बहुत बढ़िया एक निपुण तरीके से पिछले जो अंग्रेजों के शासन में इसको समाज के बीच में निरूपित किया गया। तो मैं समझता हूं कि इस गंभीर विषय पर आपने जो आज इस कार्यक्रम को रखा है, इससे युवा वर्ग और जो बच्चे हैं वो इसको समझ पाएंगे। ये इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आरक्षण कब से शुरू हुआ जी? आरक्षण का आधार क्या था, ये दोनों चीजों के ऊपर मैं आपको थोड़ा बताऊं। 1765 में सबसे पहले रिजर्वेशन दिया गया। अच्छा। हाँ, अंग्रेजों के द्वारा ब्राह्मणों को 8% रिजर्वेशन। ब्राह्मण कौन होता था? ब्राह्मण होता था शिक्षक। वो जन्म से ब्राह्मण नहीं, वो कर्म से ब्राह्मण था। उनको 8% आरक्षण दिया गया। उसके पीछे कारण था कि उस वक्त में भारत की जीडीपी अच्छी थी। 1750 के दौर में भारत की जो जीडीपी थी वो लगभग 25 से 30% थी। अच्छा। हाँ, उस वक्त में ब्रिटेन और अमेरिका ये 1.5 से 2% जीडीपी के इर्द गिर्द घूमते थे जी। हमारा उद्योग जो था इतना व्यापक था कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा निर्यातक देश था जी। मिस्र के जो पिरामिडों में जो शव है उन पर जो सिल्क जो कफन में इस्तेमाल किया गया है वो सिल्क का निर्माण भी भारत में होता था। उन ममियों के ऊपर जो मसाले लगाए गए हैं वो भी भारत में निर्मित थे जी। हम बहुत बढ़िया पानी के जहाज बनाने वाला मुल्क हुआ करते थे। मखमल और मलमल ढाका का
जो एक डिब्बी के अंदर पूरा थान आ जाया करता था, एक अंगूठी में से पूरा थान बाहर निकल जाता था, इतना बेहतरीन हमने जो है उस वक्त में कपड़ा उद्योग बनाया हुआ था। उसको सबको डैमेज करने का काम जो है बहुत व्यापक तरीके से अंग्रेजों ने किया। तो ऐसे में बहुत बड़ी तादाद में जो शिक्षक थे वो बेरोजगार हुए। तो कुछ योजना 8% रिजर्वेशन की 1765 के आसपास बनी। ठीक है। उसके बाद 1842 जब ये टीवी मैकाले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो 2 फरवरी 1835 को शिक्षा नीति बनी जी। और उस शिक्षा नीति में भारत के जो तमाम गुरुकुल थे जी, 7,22,000 गुरुकुल उस वक्त में हिंदुस्तान में थे जी। हर एक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। और उसका जो अध्यापक था उसको ब्राह्मण कहा करते थे, शिक्षक, अच्छा, ऋषि। भारत को क्या कहा गया? ये देश ऋषि और मुनियों की बिल्कुल बिल्कुल कहा गया है। तो ऋषि का अर्थ होता है अध्यापक, शिक्षक, और मुनि जो अनुसंधान करते हैं जी। तो जो अनुसंधान हुआ उसको शिक्षक के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना। तो 7,22,000 जो गुरुकुल थे हिंदुस्तान के अंदर, उन सबको अंग्रेजों ने नई शिक्षा नीति बनाई 2 फरवरी 1835 को। उसके बाद में सबको बंद कर दिया, संस्कृत भाषा को प्रतिबंधित कर दिया। लिहाजा बड़ी संख्या में जो शिक्षक थे वो बेरोजगार हुए। तो 8% रिजर्वेशन 1842 में दिया गया जी, ब्राह्मणों को जी। उसके बाद में 1857 में जब सभी जो विचलित जो राजा शासक थे उन्होंने गदर किया, अंग्रेजों को हटाने के लिए 1857 का जो संग्राम हुआ, तो 1857 में हर एक वर्ग, जी, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, जी, जी, हर एक वर्ग, हर एक धर्म के व्यक्ति ने अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष किया। उस एकता को देख करके अंग्रेज जो है वो विचलित हुए और लिहाजा उन्होंने भारत में फूट डालो और शासन करो, इस नीति को अपनाया था। बिल्कुल, हाँ, इस नीति को इसमें रोपना शुरू कर दिया। अब भारत को कैसे बांटा जाए, अलग अलग तरीके से इन्होंने षड्यंत्र बनाए जी, जिसमें 1881 तक अलग अलग तरीके से इन्होंने रेजिमेंट बनाने की कोशिशें की। ये बड़ा विषय आ जाता। मैं सीधा जाति के आधार पर रिजर्वेशन वाला जो मैटर उस पर चलता हूं जी। 1881 में सर्वप्रथम भारत की जनगणना शुरू हुई। अच्छा, अंग्रेजों ने शुरू कराई जी। 1881, 1891 और 1901, इन तीनों दशकों में भारत की जनगणना वो धर्माधारित होती थी, यानी मुस्लिम, ईसाई, पर्शियन और हिंदू इनको जनसंख्या के आधार पर गिना जाता था। अब इसमें किसी तरीके से और बांटा जाए लोगों को, तो इन्होंने एक प्रयास किया कि इनकी जो संरचना है उसके आधार पर, यानी चेहरे की जो संरचना है, तो नाक की चौड़ाई और लंबाई के आधार पर इन्होंने एक प्रयास किया जो सफल नहीं हो पाया कि जिनके चौड़े नाक होंगे या छोटी हाइट की नाक होगी तो उसके आधार पर वो सफल नहीं हो पाया। फिर वो सफल नहीं हो पाया। तो इन्होंने क्या किया कि रिजर्वेशन पॉलिसीज शुरू की। 10 प्रेसिडेंसी होती थी, सेंट्रल प्रेसिडेंसी की, तो उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी ने फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन शुरू किया। यहां पर मैं बताऊं, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1901 में संपूर्ण भारत में पूरी कैटेगरी को बांट दिया। तो मद्रास प्रेसिडेंसी ने छत्रपति साहू जी को निर्देशित किया। वो उस वक्त में महाराष्ट्र कोल्हापुर के शासक हुआ। या महाराष्ट्र के शासक यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज को उन्होंने आदेश दिया वहां के गवर्नर ने, तब उन्होंने काम शुरू किया। उस वक्त में सारी कम्युनिटी को उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा। जैसे 44% रिजर्वेशन जो दिया वो गैर ब्राह्मण को जी, 16% ब्राह्मण, 16% मुस्लिम, 16% एंग्लो इंडियन ईसाई जी, और 8% अछूत।
और ये अछूत कौन होगा? अछूत वो होगा जो अंग्रेजों की मुलाजमियत करता था, जी। यानी उनके पैखाने साफ करना, तो उसको भंगी कहा गया। जो वेटर, बटलर, खानसामा, उनके अस्तबलों की देखरेख करने वाले, यानी जो उनकी हवेलियों में, महलों में काम करते थे, उन लोगों के लिए 8% आरक्षण का प्रावधान किया गया। जी। तो जिस वक्त ये 8% का प्रावधान हुआ, तो उसमें और इजाफा कैसे किया जाए, क्योंकि जो मुसलमान है वो तो इसमें शामिल नहीं हो सकता। मुसलमान को 16% अलग कर दिया गया था। अब उनकी निगाह थी जो 44% जो गैर हिंदू जो रह गया था उसको अपनी ओर आकर्षित कर देंगे। जी। लिहाजा 1911 में जी। और काम हुआ, और हिंदू धर्म जो 16% ब्राह्मण और 44% जो हिंदू था उसको अलग करके इन्होंने इसके ऊपर काम किया, और हिंदू वर्ग को अलग अलग तरीके से 3 भागों में बांटा उस वक्त के सभी जनसंख्या आयुक्तों के द्वारा। जी। उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया, फॉर्मेट बनाया 10 बिंदुओं का। उसमें हिंदू समाज को बांटने के लिए 3 वर्ग बनाए गए। पहला हिंदू, दूसरा आदिवासी प्रकृति पूजक, जी। और तीसरा अछूत। और अछूत कौन होगा उसके लिए 10 मापदंड बनाए। वो मापदंड क्या थे? नंबर 1, जो ब्राह्मणों को नहीं मानता, जो पुरोहितों को नहीं मानता, जो मंदिरों में नहीं जाता, मंदिरों के गर्भगृह में नहीं जाता, जो ब्राह्मणों को, पुरोहितों को दीक्षा नहीं देता, जो गाय का मांस खाता है, जो अपने मुर्दे दफन करता है, जिसको छूने से छूत लगती है, जो वेदों को, पुराणों को नहीं मानता है। इस तरीके से 10 बिंदु इन्होंने तैयार किए, ये तय किए कि जो इन 10 बिंदुओं में होंगे ओबेनिस्ट, वो अछूत कहलाएंगे। इसमें कहीं भी कर्म आधारित विषय नहीं लिखा था कि चमड़े का काम करने वाला अछूत कहलाएगा, या मांस काटने वाला अछूत कहलाएगा, या मल उठाने वाला अछूत कहलाएगा, या कपड़े धोने वाला अछूत कहलाएगा। यहां पर सिर्फ हिंदू धर्म की मुखालफत करने वाला हिंदू कहलाएगा। इन 10 बिंदुओं में दिखाई दिया। यहां से उन्होंने पूरी तरह से तोड़ने का काम कर दिया। हाँ, यहां से शुरुआत की हिंदू धर्म को तोड़ने की। डिवाइड करने। इस मापदंड के आधार पर जो जनसंख्या निकली अछूतों की, जी। वो निकली 1,64,55,487 उस वक्त। तो इस तरीके से 1,64,55,487 जो लोग थे, उनको 1911 में अछूत सरकारी आधार पर किया गया। अब इनको प्रलोभन देना है ताकि वो शेष समाज से अपने आप को अलग महसूस करे। यहां इन्होंने क्या किया, मुस्लिम समाज को और जो अछूत समाज था, जी। इसको और ज्यादा प्रलोभन करने के लिए, ताकि ये डिवीजन की तरीके से देश में डिवीजन की ओर बढ़े, मुस्लिम के लिए लखनऊ एक्ट 1906 में अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस के समर्थन से पास हुआ, जिसमें पंजाब का हिस्सा, उसमें 55% सीटें आरक्षित की गई मुस्लिम समाज के लिए। ठीक उसी तरीके से बंगाल का हिस्सा 45% सीटें वहां पर आरक्षित की गई मुस्लिम समाज के लिए। उसमें उत्तर प्रदेश 30% यहाँ की सीटें रिजर्व हुई, और अलग अलग प्रदेशों की भी हुई। अब ये 55% और 45% जो रिजर्वेशन जो इनको मुस्लिमों को दिया गया 1906 एक्ट के बाद, जो लखनऊ पैक्ट के बाद में, तो उससे क्या हुआ, 55% पंजाब का और इधर का बंगाल का हिस्सा जो है, हाँ। वो बाद में चल करके पाकिस्तान बनता है।
वो पाकिस्तान बन गया, यानी कि पूरी तरह से जो रणनीति तैयार की थी अंग्रेजों ने वहां पर वो कामयाब होते हुए नजर आए। शांत प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त हो गया यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 1947 में जब देश आजाद हो गया था और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो आखिरकार आरक्षण को आगे क्यों बढ़ावा दिया गया, या फिर उसमें क्यों नहीं रोक लगाई गई, या फिर उसका जो प्रकार था, उसका जो क्राइटेरिया था, उसकी जो कैटेगरी थी, उसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं किया गया। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हम कर रहे थे आरक्षण को लेकर। आखिरकार आरक्षण का इजाद कब से हुआ, शुरुआत कब से हुई और किस उद्देश्य के साथ क्यों इसको लाया गया। शांत प्रकाश जाटव हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, गुरुकुल के आज के गुरु हैं वो, और इस पर बता भी रहे हैं कि आखिरकार आरक्षण है क्या। शांत प्रकाश जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या हुआ। आगे की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं तो 1935 में भी एक नया मोड़ आया था आरक्षण को लेकर। देश आजाद नहीं हुआ था लेकिन एक नया मोड़ था, उसके बारे में जरूर जानना चाहें। देखिए, 1935 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बनी और उन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जी। उस कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व सीटों का एक प्रावधान किया है। जैसे मुस्लिम के लिए लखनऊ पैक्ट बना, हाँ। उसी तरीके से 1935 में कुछ देश के अंदर आरक्षित सीटें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई। 429 जातियों का एक शेड्यूल बनाया गया जिसमें तमाम वो जातियां जो शासक रही, जैसे लखनऊ के पासी, लखन पासी जी, उनके समाज के हाँ। संत शिरोमणि रविदास, उनके फॉलोअर्स चमार या जाटव समाज के जी। या झलकारी बाई कोरी जो रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही, उनके समाज के वो लोग, उन लोगों ने अपने आप को उस आरक्षण में आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के आशय और प्रलोभन से अपने आप को अछूत कहलवाना स्वीकार स्वीकार कर लिया। और ऐसे 429 जातियों का एक बहुत बड़ा समूह उसमें शामिल हुआ जिन्होंने अपने आप को अछूत कहलवाया। 429 जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती हैं। उसके बाद 1950 में जब भारत विभाजित हो चुका था और विभाजन के बाद देश भी छोटा, आबादी भी कम, जो संविधान बना उसमें 429 वो जातियां जो 1935 में आरक्षित की गई थी वो बढ़ करके 593 हो जाती है हमारे संविधान में 1950 में। आखिर क्या कारण कि 1950 में आबादी कम हुई और शेड्यूल कास्ट बढ़ा, ये एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। और आज 2016 में हम यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले आजादी के बाद का बहुत स्वर्णिम युग दुनिया ने देखा, हमने भी काफी अच्छे ये पलों को जिया, हमने उसके बावजूद शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में कमतरी नहीं की बल्कि बढ़ोतरी की। यानी 593 जातियां वो बढ़कर के आज 2016 में 1213 हो चुकी हैं। अब भाटी जी, आप यहां खुद अंदाजा लगा लें कि हमने 1950 से आज तक अपने समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी प्रगति के लिए शेड्यूल कास्ट नाम से जिन लोगों को तय किया उनको कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। शांत प्रकाश से एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लेके आए, उसमें उन्होंने एक ये तर्क भी दिया था कि यहाँ पर चूंकि ये एक तबका ऐसा है कि इसको कुछ लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो आगे बढ़ाने के लिए उसको ही रिजर्व कैटेगरी में रखा। और उसमें यह भी कहा था कि इसका 10 साल के बाद एक बार देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, और ऑब्जर्वेशन के बाद इसको फिर से देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको रखेंगे, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि वाकई ही जाति के आधार पर आरक्षण सही है? क्या जरूरी नहीं होगा कि इसको आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? यहाँ पर भाटी जी मैं आपको क्लियर करूं, 3 प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में है जी। नंबर 1 कि आपने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 10 वर्ष के लिए, इनफैक्ट क्या है कि रिजर्वेशन दो तरीके के हैं हमारे संविधान में। एक रिजर्वेशन जो है सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए है, बिल्कुल, और दूसरा
राजनीतिक हाँ, अपने परिप्रेक्ष्य पर के है। लिए। हाँ, तो राजनीतिक आधार पर जो रिजर्व सीटें घोषित की गई, उसके लिए प्रावधान 10 वर्ष का था बिल्कुल ठीक है, और वह हर 10 वर्ष के बाद में उस होना था। प्रावधान को बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो सामाजिक स्तर पर जो अपलिफ्टमेंट का था, वो उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी। अब यहाँ पर आपने पूछा कि किसको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। देखो, एक वर्ग जो इसका लाभ ले रहा है, वो ये मान करके लाभ ले रहा है कि ये मेरा अधिकार है। ठीक उसी तरीके से आपने उस अधिकार के संदर्भ में 2 मोबाइल आपके पास आ जाते हैं, 4 मोबाइल आपके पास में आ जाते हैं, तो आपको वो सब अपने पास ना रख करके कोशिश करना चाहिए कि जिसके पास में नहीं है उस तक पहुंचा दिया जाए। उसको बिल्कुल दे ठीक दिया बात है, जाए। उसके लिए जरूरी है वो। नंबर 1। जी। नंबर 2, यह अधिकार किसी सूरत में नहीं हो सकता अगर आप सामाजिक रूप में पिछड़े हुए हैं। यहां पर लोग ये कहते हैं कि जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी तब तक हम रिजर्वेशन चाहेंगे। तो अगर कहीं पर जातीय आधार पर कहीं विद्वेष है तो उसके लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेना चाहिए। और आरक्षण का जो विषय है, उसमें मैं समझता हूं कि जो जरूरतमंद लोग हैं, हाँ, प्राथमिकता उनको होनी चाहिए, और वो भी कुछ समय के लिए। बिल्कुल। क्योंकि ये हिंदुस्तान के अलावा आरक्षण जैसी कुव्यवस्था किसी भी मुल्क में नहीं है। क्या वो मुल्क प्रगति नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, वो और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं हाल ही के दिनों में हरियाणा का जो स्वरूप देखने को मिला, वो सबने देखा। उसके बाद गुजरात में भी मांग उठती रही है, उसके बाद यूपी में उठी है, राजस्थान में उठी है, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर मांग उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे शायद, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई थी, और उठती है मांग इस तरह की। तो क्या आपको लगता है कि ये एक प्रलोभन की वजह है जिसकी वजह से सब लोग आरक्षण की तरफ भाग रहे हैं, या फिर ये एक राजनीति है जिसके चलते आरक्षण को हवा दी जा रही है? यहाँ पर मैं तो सीधा बात कहूंगा कि ये षड्यंत्र है देश को बांटने का। क्योंकि जो लोग आरक्षण मांग रहे हैं वो किसी भी सूरत में आरक्षण की जरूरत नहीं समझते, उनको आरक्षण की जरूरत है ही नहीं। वो अच्छी अच्छी बेहतरीन कोठियों में रह रहे हैं, बेहतरीन गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। उनका मकसद एक ही है, देश में अराजकता पैदा करना, और आरक्षण के नाम पर अराजकता वो लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभी जो समृद्ध लोग हैं उनको बाहर निकल करके आना चाहिए और आरक्षण की मुखालफत करनी चाहिए। क्योंकि आरक्षण बैसाखी नहीं है, बल्कि इस देश को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र है। इसका हम सब लोगों को मिलकर के विरोध करना चाहिए, और इसका लाभ किसी भी सूरत में देश के लिए कहीं भी लाभप्रद नहीं होगा। आरक्षण के नाम पर किसी को प्रलोभन देना, ये गंदी राजनीति हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। सरकारी सुविधाएं यदि किसी को दी जानी है, उसको जाति देख करके नहीं, बल्कि उसकी जरूरत देख करके दी जानी चाहिए। आरक्षण के रूप में नहीं, अपनी नैतिक जिम्मेवारी के रूप में हमें उसको देनी चाहिए। लेकिन आपने बोला कि षड्यंत्र है देश को तोड़ने का, इसको बर्बाद करने का, लेकिन आरक्षण को देना या नहीं देना है इसका फैसला हमारी संसद करती है, हमारी सरकारें करती हैं, जनप्रतिनिधि करते हैं जिनको जनता चुनकर संसद भेजती है। क्या कहा जाए, जब उन्हीं के हाथ में है और वही लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो अपनी वोटों की राजनीति के लिए हो या कुछ भी कहो, तो इसको फिर कौन खत्म करेगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी सरकार ही एक षड्यंत्र रच रही है इसको तोड़ने का, देश को। नहीं भाटी जी, देखो, हम सीधा सीधा संसद के ऊपर छोड़ दे कि संसद ये काम करेगी, उससे पहले हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम मिलकर के इस काम को, इसका विरोध करना शुरू करें। अभी क्या हो रहा है, हम जाति के आधार पर लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये अमुक जाति से जुड़ा हुआ है या अमुक पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम इस समस्या को आपस में चर्चा करें, गोष्ठियों के माध्यम से समझ पाएं कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, और फिर मिलकर के यदि हम पूरे देश से एक आवाज लगाएंगे, संसद हमारी बात को सुनने के लिए और करने के लिए बैठी हुई है। हम उसके ऊपर राजनीति करें उसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम एक समूह के रूप में संसद को मार्ग दें कि आपको ये करना, संसद उस काम को करेगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, उसको भी जरूर जानना चाहेंगे कि अगर जो हमारा समाज है उसकी एक मानसिकता है कि मान लीजिए अगर ये यंत्र है, अगर किसी को ये यंत्र फ्री में मिलेगा,
या फिर जल्दी मिलेगा, तो लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे मिलना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि इसको बांटा जाएगा तो हर कोई व्यक्ति कोशिश करता है कि मुझे पहले मिल जाए। तो सबके दिलो दिमाग पर जो एक लालच छाया हुआ है कि उसको पता है कि अगर मैं SC ST में रहूंगा तो मेरे लिए रिजर्वेशन होगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरी कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में फीस में मुझे राहत मिल जाएगी, नौकरी में आसानी हो जाएगी। तो ये सब फायदा, ये लालच जब तक खत्म नहीं होगा तो कैसे लोग इसका विरोध करें? नहीं भाटी जी, प्रॉब्लम क्या है कि हम लालच, देखो जीव, हर एक जीव, उसका एक प्रलोभन तो हमेशा रहता है। कोई भी चीज सामने दिख रही है वो मेरे पास में आए, उसका रहता है। मगर यहाँ मैंने बताया ना कि आपस में एक दूसरे को समझना होगा, जागरूक होना पड़ेगा। हम छीन नहीं सकते, हम मुफ्त का नहीं लें, मगर नैतिक रूप से हमारी सरकारों की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उनको उस स्थिति से बचाएं। जैसे शिक्षा का स्टेटस अगर पूरे देश में एक समान हो जाए, आपको शिक्षा में आरक्षण की आवश्यकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। ठीक इसी तरीके नौकरियों में अगर पारदर्शिता हो जाए तो स्वाभाविक बात है कि उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जिस घर में लाइट नहीं है और एक घर में एयर कंडीशन चल रहा है, तो जिस बच्चे के पास हम लाइट नहीं पहुंचा पा रहे, उसको भी तो हमें ही देखना है। बिल्कुल, आरक्षण की सही मायने में आवश्यकता उसको है, उसको मिलनी चाहिए। एक अंतिम सवाल कार्यक्रम के अंत में आपसे जानना चाहूंगा, आप खुद आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, आप दलित समाज से आप आते हैं, आपको मिला हुआ, क्या आप इसके पक्ष में हैं कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए? मैं तो कई वर्ष से एक आंदोलन चला रहा हूं, मूवमेंट अगेंस्ट रिजर्वेशन, और हमारे साथ में हजारों की तादाद में अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए युवा कार्यकर्ता है। और हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया हुआ है कि ये जो कुव्यवस्था है, हम इसको जड़मूल से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण देश के लिए ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शांत प्रकाश जाटव जी हमारे गुरुकुल में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शांत प्रकाश जाटव थे, आज के गुरु थे हमारे गुरुकुल के, जो बता रहे थे कि वाकई आरक्षण की शुरुआत कब से हुई। और बड़ी बात यह भी है कि आरक्षण जिसको सब लोग मानते हैं, मांगते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण सही है? क्यों ना उस व्यक्ति विशेष तक उस आरक्षण को पहुंचाया जाए जो सही मायने में वो इसका हकदार है। क्या फर्क पड़ता है इस बात का कि वो दलित समाज से है, पिछड़े वर्ग से है या कोई अपर क्लास से है? क्या फर्क पड़ता है इस बात का? जरूरी तो यह हुआ ना कि पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, और रोटी की जरूरत उसी को पता होगी जिसका पेट खाली होगा। क्योंकि हमारी सरकारों में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको आज जरूरत नहीं है उसके परिवार को, वो देश को चला रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को भी आरक्षण मिलना ठीक है? सोचिएगा जरा आप, क्योंकि गुरुकुल में ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम अक्सर आते रहेंगे और अगली बार भी एक ऐसे ही नए मुद्दे के साथ आएंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए आप ट्विटर हैंडल हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं, हैशटैग हमारा गुरुकुल है, उस पर जाकर अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। और किस तरह की बातें हैं, किस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, उसके लिए हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाकर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए इस गुरुकुल में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।